कक्षा 11वीं के सभी विद्यार्थियों के लिए आज की इस क्लास के अंतर्गत वार्षिक परीक्षा 2026 के लिए पॉलिटिकल साइंस का मॉडल पेपर हम कंप्लीट करेंगे। तो आपका जो राजनीति का पेपर है वो 5 मार्च के दिन होने वाला है। 80 में से यदि आप 75 अंक 5 मार्च के दिन प्राप्त करना चाहते हैं तो मैं आपको 6 सेट दूंगी, जिसमें से मैंने आपको बताया था कि हम 6 सेट पढ़ेंगे, तो जिसमें से मैंने आपको 5 सेट कंप्लीट करवा दिए हैं। आज ये आपका छठा सेट है, तो वीडियो में आप लास्ट तक बने रहें। फुल सोल्यूशन मैं आपको PDF के थ्रू बताऊंगी। तो आज की यह जो क्लास है आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है, तो ज़्यादा समय नहीं लूँगी। चलिए बिना किसी देरी के सही विकल्प चुनकर लिखिए। पहला है फ्रीडम फ्रॉम फियर, किन की पुस्तक है? तो यह जो पुस्तक है किसकी पुस्तक है? तो यह आंग सान सू की पुस्तक है। तो 12 नंबर वाला आपका इसमें राइट आंसर रहेगा। दूसरा प्रश्न है आपका, न्यायपालिका की स्वतंत्रता का अर्थ है, तो इसका क्या अर्थ होता है? सरकार के अन्य अंग न्यायपालिका के निर्णयों में हस्तक्षेप ना करे, ये इसका अर्थ होता है। तो ये आपका यहाँ पे जो 2 नंबर वाला है वो आपका राइट आंसर है। अगला है, संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो इसके जो अध्यक्ष थे वो कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। तो C नंबर वाला आपका इसमें राइट है। अगला आपका है, प्राचीन भारतीय समाज में न्याय किससे जुड़ा था? तो इसमें जो न्याय था वो धर्म से जुड़ा था। अगला है, राज्य सूची में विषयों की कुल संख्या कितनी है? तो 61 है इसकी संख्या। और अगला आपका रहेगा, राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष कौन है? तो उप राष्ट्रपति इसका अध्यक्ष होता है। तो कंप्लीट अच्छे से कर लेना है। यहाँ से हम इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए टिक करेंगे। तो आपका जो पहला है, पहले का B वाला सही है, दूसरे का आपका D वाला सही रहेगा, और तीसरे का आपका इसमें C वाला सही रहेगा, और चौथे का आपका इसमें D वाला, और पांचवे का C, और छठे का आपका C रहेगा। और देखिए लगातार आपको हम YouTube पर भी मॉडल पेपर के द्वारा वार्षिक परीक्षा की तैयारी करवा रहे हैं। इसके अलावा ऐप पर भी आपको मॉडल पेपर दिए जा रहे हैं फुल सोल्यूशन के साथ। यदि अभी तक आप ऐप से नहीं जुड़े हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है, चेक करें किस तरह से सब्सक्रिप्शन लेना है, आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी। तो ज़्यादा समय आप खर्च ना करें और जल्दी से आप ऐप का सब्सक्रिप्शन लें। यहाँ से आपका जो दूसरा प्रश्न है, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। तो पहला है, भारतीय संविधान दिनांक सन को औपचारिक रूप से लागू किया गया। तो दिनांक 26 जनवरी 1950 को औपचारिक रूप से लागू किया गया। दूसरा है, काम करने का अधिकार अधिकार है। तो यह कौन सा अधिकार कहलाएगा? मौलिक अधिकार कहलाएगा। अगला है, छुआछूत की प्रथा को के आधार अधिकार के द्वारा समाप्त कर दिया था। तो जो छुआछूत की जो प्रथा थी उसे समानता का अधिकार देकर समाप्त कर दिया। समानता समानता लोकतंत्र का आधार है। तो यहाँ पे मिस प्रिंट है, देखिए यहाँ पे आंसर भर दिया है। समानता ही क्या है? लोकतंत्र का आधार है। तो आप घबराए नहीं, इसके अंक आपको पूरे मिलेंगे। और अगला है, भारत में पंचायती राज व्यवस्था का ढांचा है। तो यह ढांचा किसका है? त्रिस्तरीय का ढांचा है, त्रिस्तरीय। अगला है आपका, स्वतंत्रता का अभाव है। तो स्वतंत्रता किसका अभाव है? प्रतिबंधों का, प्रतिबंधों। और यहाँ से इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए मैंने पहले ही कंप्लीट कर दिया था, क्योंकि आप कम समय में अच्छे से प्रश्नों को कंप्लीट कर लें। और यहाँ से अगला प्रश्न, सत्य लिखिए। पहला है, भूमंडलीकरण से दुनिया सिकुड़ रही है। तो ये आपका यहाँ पे सत्य रहेगा। दूसरा है, हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक महात्मा गांधी जी हैं। तो ये भी आपका सत्य रहेगा। अगला है, राष्ट्र के 4 आवश्यक तत्व होते हैं। तो ये भी आपका सत्य रहेगा। अगला है, भारत में दोहरी नागरिकता है। तो ये आपका असत्य रहेगा।
क्योंकि भारत में दोहरी नहीं बल्कि क्या है, एकल है। तो यदि एकल के नाम से आपसे पूछे तो आपको सत्य कर देना है। और अगला है बेहतर ज़िंदगी जीने के लिए अधिकार आवश्यक है। तो ये तो आपका एकदम सत्य रहेगा। बेहतर जीवन जीने के लिए क्या है, सभी अधिकार हमारे पास होने चाहिए। तो ये आपका सत्य रहेगा। अगला है भारत में प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। तो ये भी आपका सत्य रहेगा। तो ये हो गए हैं आपके सत्य असत्य। और इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए मैंने पहले ही टिक कर दिया था। अब अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ेंगे। तो यहाँ से चौथे प्रश्न में सही जोड़ी लिखिए। पहली है विवेक और धर्म की स्वतंत्रता। इसकी जोड़ी है आपकी अनुच्छेद 25। तो ये पहली जोड़ी। दूसरा है मुख्य निर्वाचन आयुक्त का कार्यकाल। इसकी जोड़ी रहेगी 6 वर्ष के लिए। दूसरा है वित्त आयोग। तो वित्त आयोग की जोड़ी आपकी रहेगी अनुच्छेद 280। और अगला है आपका प्लेटो। तो प्लेटो की जोड़ी आपकी रहेगी सुकरात के शिष्य चौथी जोड़ी। पांचवी है राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन। तो 65 वर्ष की आयु तक है। तो ये आपकी पांचवी जोड़ी। और मार्क्स की जोड़ी आपकी रहेगी इसमें 19वीं सदी के विचारक। छठी जोड़ी फ्रांसीसी क्रांति। तो इसकी जोड़ी रहेगी आपकी सन 1789। तो ये आपकी जोड़ियाँ हो गई। और इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए मैंने पहले ही भर दिया है। और यहाँ से एक वाक्य में उत्तर हैं तो काफ़ी बड़े बड़े हैं, तो मैंने छोटे अक्षरों में पहले ही भर लिया। तो मैं आपको यहाँ पे समझा देती हूँ। धर्मनिरपेक्ष राज्य की कोई एक विशेषता लिखनी है। तो धर्मनिरपेक्ष राज्य का कोई धर्म नहीं होता है। जो धर्मनिरपेक्ष राज्य है इसका कोई भी आधिकारिक रूप से धर्म नहीं होता है। अगला है धर्मनिरपेक्षता का अर्थ लिखिए। तो धर्मनिरपेक्षता का अर्थ है कि राज्य धर्म के मामलों में हस्तक्षेप नहीं करता है और सभी नागरिकों को धार्मिक स्वतंत्रता देता है। ये इसका अर्थ होता है। और निर्वाचन आयोग का कोई एक कार्य लिखिए। तो स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव करवाना क्या है, निर्वाचन आयोग का ये कार्य है। अगला है सर्वधर्म समभाव से क्या तात्पर्य है। सभी धर्म समान हैं और उनके प्रति समान अवसर समान अवसर और आदर देना ही क्या है, सर्वधर्म समभाव है। और ऑन लिबर्टी पुस्तक किसने लिखी है। तो जॉन स्टुअर्ट मिल ने ये पुस्तक ऑन लिबर्टी लिखी है। और व्यक्ति के अधिकारों की रक्षा कौन करता है। तो देश का संविधान और न्यायपालिका करती हैं। और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता से क्या सही है। तो व्यक्ति को अपने विचारों और मतों को स्वतंत्र रूप से व्यक्ति कराने का अधिकार ही क्या है, स्वतंत्रता का अधिकार है। और यहाँ से इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे आप इनको इंग्लिश में ट्रांसलेट कर लीजिए। जगह नहीं है और काफ़ी बड़े बड़े आंसर हैं तो इसलिए मैंने भरा नहीं है। आप ही अच्छे से इनको भर लीजिए। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ेंगे। तो ये यहाँ से आपका छठा प्रश्न है। न्यायिक पूर्ण अवलोकन तथा रिट में क्या अंतर है। संविधान को अंगीकार करने का प्रमुख कारण क्या है, समझाइए। सूचना का अधिकार क्या है, लिखिए। तो बाकी प्रश्नों का आप स्क्रीनशॉट लें क्योंकि हम PDF के थ्रू सभी आंसरों को भी अच्छे से कंप्लीट करेंगे तो फिर काफ़ी लॉन्ग वीडियो आपका रहेगा। तो इसलिए आप यहाँ से स्क्रीनशॉट लें और अच्छे से कंप्लीट आपको कर लेना है पूरे प्रश्नों को। ये यहाँ से आपको कंप्लीट कर लेना है इनको। अब ये यहाँ से कंप्लीट करें। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो ये आपका 22वां और 23वां प्रश्न है। तो सभी प्रश्नों का आपने अच्छे से स्क्रीनशॉट लिया होगा। चलिए सॉल्यूशन के द्वारा हम सभी को अच्छे से समझ लेते हैं। तो ये आपका यहाँ से छठा प्रश्न है। आपको सभी प्रश्नों का स्क्रीनशॉट साथ में लेते चलना है कि न्यायिक पूर्ण अवलोकन तथा रिट में क्या अंतर है। तो न्यायिक पूर्ण अवलोकन में न्यायालय कानूनों तथा सरकारी कार्यों की संवैधानिकता की जांच करता है। किसकी, न्यायालय कानूनों तथा सरकारी कार्यों की संवैधानिकता के साथ जांच करता है।
और रिट न्यायालय द्वारा मौलिक अधिकारों की रक्षा हेतु जारी किया गया आदेश होता है। रिट क्या है? न्यायालय के द्वारा मौलिक अधिकारों की रक्षा हेतु जारी किया गया एक आदेश होता है, आदेश होता है। रिट के द्वारा क्या किया जाता है? मौलिक अधिकार की रक्षा के लिए एक आदेश जारी किया जाता है। अगला प्रश्न आपका रहेगा, यहाँ से स्क्रीनशॉट आपको लेना है। चलिए अगला प्रश्न हम पढ़ेंगे। न्यायपालिका से आप क्या समझते हैं? तो न्यायपालिका सरकार का वह अंग है जो कानून की व्याख्या करता है और न्याय प्रदान करता है। न्यायपालिका क्या है? सरकार का एक अंग है जो कानून की व्याख्या करता है और न्याय प्रदान करता है। संविधान को अंगीकार करने के मुख्य कारण लिखिए। तो संविधान को अंगीकार करने के मुख्य कारण निम्नलिखित है। पहला, देश में सुव्यवस्थित एवं स्थिर शासन व्यवस्था स्थापित करने के लिए और नागरिकों के अधिकारों और कर्तव्यों को सुनिश्चित करने के लिए। क्या है? देश में सुव्यवस्थित एवं स्थिर शासन व्यवस्था स्थापित करने के लिए और नागरिकों के अधिकार और कर्तव्य सुनिश्चित करने के लिए इसे अंगीकार करने का मुख्य कारण यहाँ है, संविधान को अंगीकार किया जाता है। तीसरा है, शासन की विभिन्न संस्थाओं की शक्ति और कार्यों को निर्धारित करने के लिए। किसको? शासन की जो विभिन्न संस्थाएं और शक्ति हैं उन कार्यों को निर्धारित करने के लिए। अगला आपका है, भारतीय संविधान का राजनीतिक दर्शन क्या है? तो भारतीय संविधान का राजनीतिक दर्शन उन मूल सिद्धांतों का समूह है जिन पर संविधान आधारित है। भारतीय संविधान का राजनीतिक दर्शन उन मूल सिद्धांतों का समूह है जिन पर संविधान आधारित है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो यहाँ से आपका अगला प्रश्न है, सूचना का अधिकार क्या है? तो सूचना का अधिकार वह अधिकार है जिसके अंतर्गत नागरिकों को सरकारी कार्यों एवं निर्णयों की जानकारी प्राप्त करने का अधिकार होता है। जो सूचना का अधिकार है क्या है? इसके अंतर्गत नागरिकों को सरकारी कार्यों एवं निर्णयों की जानकारी प्राप्त करने का अधिकार होता है। कंप्लीट अच्छे से कर लेना है आपको। यहाँ से आपका अगला जो प्रश्न है, अगला प्रश्न, अधिकार क्यों आवश्यक है? तो पहला, ये व्यक्ति को सम्मानपूर्ण जीवन प्रदान करते हैं। दूसरा, ये स्वतंत्रता और समानता की रक्षा करते हैं। ये व्यक्ति के सर्वांगीण विकास में सहायक करते हैं। अधिकार क्यों आवश्यक है? कि सम्मानपूर्ण जीवन प्रदान करने के लिए भी अधिकार आवश्यक है, स्वतंत्रता और समानता की रक्षा करने के लिए भी अधिकार है, और ये व्यक्ति के सर्वांगीण विकास में सहायक करते हैं, इसलिए भी हमें हमारे पास अधिकार होना आवश्यक है। अगला आपका यहाँ से है, राष्ट्रवाद ने लोगों को संगठित करते हुए विभाजित भी किया है। कैसे? तो राष्ट्रवाद ने स्वतंत्रता आंदोलन में लोगों को एकजुट किया। राष्ट्रवाद ने क्या किया? स्वतंत्रता आंदोलन में लोगों को एकजुट किया। और संकीर्ण राष्ट्रवाद ने धर्म, जाति और भाषा के आधार पर विभाजन कर दिया। संकीर्ण राष्ट्रवाद ने क्या किया? धर्म, जाति और भाषा के आधार पर इनको बांट दिया, और इससे सामाजिक तनाव और टकराव भी उत्पन्न हो गए। जिससे क्या हुआ? सामाजिक तनाव और टकराव दोनों उत्पन्न हो गए। ये यहाँ से इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ेंगे। तो अगला आपका है, राष्ट्रवाद की 2 विशेषता लिखिए। तो पहला है, राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देता है, देशभक्ति की भावना उत्पन्न करता है और नागरिकों में त्याग और कर्तव्य की भावना विकसित करता है। राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा मिलेगा राष्ट्रवाद से, देशभक्ति की भावना भी बढ़ेगी और नागरिक में त्याग और कर्तव्य की भावना भी विकसित होगी। अगला आपका प्रश्न है यहाँ से, राजनीतिक सिद्धांत का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो राजनीतिक सिद्धांत का मुख्य उद्देश्य राज्य सत्ता, अधिकार और न्याय की वैज्ञानिक व्याख्या करना है। राजनीतिक सिद्धांत का मुख्य उद्देश्य क्या है? राज्य सत्ता, अधिकार और न्याय की वैज्ञानिक व्याख्या करना है। चलिए अगला प्रश्न हम पढ़ेंगे यहाँ से, राजनीति शास्त्र को विज्ञान क्यों कहा जाता है? राजनीति शास्त्र को विज्ञान कहा जाता है क्योंकि यह तथ्यों का व्यवस्थित अध्ययन करता है। क्या करता है? यह तथ्यों का व्यवस्थित अध्ययन करता है। इसके अध्ययन में वैज्ञानिक पद्धति का प्रयोग होता है। इसके निष्कर्ष तर्क और विश्लेषण पर आधारित होते हैं। इसके जो अध्ययन है इसमें वैज्ञानिक पद्धति का प्रयोग होता है। इसके निष्कर्ष तर्क और विश्लेषण पर आधारित होता है। 11वां है, धर्मनिरपेक्षता के मार्ग की 2 बाधाएं लिखिए। तो सांप्रदायिकता
धार्मिक कट्टरता और राजनीतिक स्वार्थ। ये क्या है? धर्मनिरपेक्षता की बाधाएं हैं। अब यहाँ से आपका अगला प्रश्न, धर्मनिरपेक्षता भारतीय परिस्थितियों के अनुकूल क्यों है? तो भारत बहुधर्मिक देश है। कैसा है? बहुधर्मी, बहुत सारे धर्म हैं इसमें। यह सभी धर्मों को सम्मान देता है और सामाजिक एकता बनाए रखता है। क्या है? बहुत सारे धर्म इसमें रहेंगे, सभी धर्मों को सम्मान दिया जाता है और सामाजिक एकता बनाए रखती है। अगला आपका यहाँ से, संविधान के विकास के लिए उत्तरदायी कोई दो कारक लिखिए। पहला है सामाजिक एवं राजनीतिक परिवर्तन। क्या है? सामाजिक और राजनीतिक परिवर्तन। दूसरा आपका रहेगा न्यायिक व्याख्याएं और संवैधानिक संशोधन। क्या है? न्यायिक व्याख्याएं और संवैधानिक संशोधन। तो अच्छे से समझ में आया होगा आपको। अगला है, हमारा संविधान जीवंत दस्तावेज कैसे बना? तो पहला है समय समय पर संशोधनों के कारण न्यायपालिका की व्याख्याओं से बदलती सामाजिक आवश्यकताओं के अनुसार हमारा जो संविधान है वो जीवंत दस्तावेज कैसे बना? समय समय पर संशोधनों के कारण बना, न्यायपालिका की व्याख्याओं के कारण बना और बदलती सामाजिक आवश्यकताओं की पूर्ति की गई, इस कारण ये जीवंत दस्तावेज बन गया। कंप्लीट अच्छे से आपको कर लेना है। और आपका 13वां प्रश्न है, संविधान क्यों और कैसे हो समझाइए। तो निम्न बिंदु हैं। पहला है, संविधान शासन व्यवस्था को स्पष्ट दिशा देने के लिए आवश्यक है। जो संविधान है वो शासन व्यवस्था को स्पष्ट दिशा देने के लिए आवश्यक है। यह नागरिकों के अधिकारों और कर्तव्यों को निर्धारित करता है। किसको? नागरिकों के जो अधिकार है और उनके कर्तव्य उनको निर्धारित करता है। और संविधान लिखित, स्पष्ट और सर्वोच्च कानून होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? संविधान लिखित, स्पष्ट होना चाहिए और सर्वोच्च कानून होना चाहिए। यहाँ से आपका अगला रहेगा, निर्मित एवं लिखित संविधान को समझाइए। तो निर्मित एवं लिखित संविधान वह होता है जिसे सोच समझकर एक निश्चित समय में लिखित रूप में तैयार किया जाता है। निर्मित और लिखित संविधान वह होता है जिसे सोच समझकर एक निश्चित समय में लिख लिया जाए और तैयार कर लिया जाए। अगला है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार क्या है? तो संवैधानिक उपचारों का अधिकार वह अधिकार है जिसके अंतर्गत नागरिक अपने मूल अधिकारों की रक्षा के लिए न्यायालय जा सकता है। जो संवैधानिक उपचारों का क्या अधिकार है कि वह एक ऐसा अधिकार है जिसके अंतर नागरिक क्या है, अपने मौलिक अधिकार की रक्षा के लिए न्यायालय जा सकता है। तो कंप्लीट अच्छे से आपको कर लेना है। अगला आपका प्रश्न है, 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को खतरनाक कार्य में नियोजित करना किस अधिकार के अंतर्गत आता है? तो यह शोषण विरुद्ध अधिकार के अंतर्गत आता है। यह शोषण विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 24 के अंतर्गत आता है। और राष्ट्र राज्यों की राष्ट्रीय पहचान के प्रतीक कौन कौन से हैं? तो राष्ट्रीय ध्वज, राष्ट्रीय गान। कौन कौन से हैं? राष्ट्रीय ध्वज है और राष्ट्रीय गान है और राष्ट्रीय चिन्ह, राष्ट्रीय प्रतीक या राष्ट्रीय चिन्ह। चलिए अगला प्रश्न समझते हैं। नागरिकता प्राप्त करने के 2 उपाय लिखिए। तो पहला है जन्म द्वारा, पंजीकरण द्वारा, देशीकरण द्वारा। जो नागरिकता है वो जन्म से प्राप्त होगी, पंजीकरण के द्वारा प्राप्त होगी या देशीकरण के द्वारा प्राप्त होगी। अगला है, हमें संसद की आवश्यकता क्यों है? तो निम्नलिखित कारण है इसके। पहला, कानून बनाने के लिए, सरकार पर नियंत्रण रखने के लिए, जनता का प्रतिनिधित्व करने के लिए, बजट और नीतियों पर चर्चा करने के लिए। तो क्या क्या है? कानून बनाने के लिए, सरकार पर नियंत्रण रखने के लिए, जनता का प्रतिनिधित्व करने के लिए और बजट और नीतियों पर चर्चा करने के लिए। अगला है, राज्यसभा सदस्य के लिए निर्धारित योग्यताएं लिखिए। तो आपकी पहली रहेगी, भारत का नागरिक होना चाहिए, न्यूनतम आयु 30 वर्ष होना चाहिए, संसद द्वारा निर्धारित योग्यताएं होनी चाहिए। क्या क्या है कि भारत का नागरिक होना चाहिए, उसकी जो उम्र है 30 वर्ष होना चाहिए और संसद द्वारा निर्धारित योग्यताएं उसमें होनी चाहिए। 17वां है, भारत में किन परिस्थितियों में नागरिकता से वंचित किया जा सकता है? तो इसके निम्न बिंदु है। पहला, धोखाधड़ी से नागरिकता प्राप्त करने पर, देश के प्रति अविश्वास या विश्वासघात करने पर और विदेशी सेना में सेवा करने पर।
किन किन स्थितियों में नागरिकता वंचित कर दी जाती है। धोखाधड़ी से नागरिकता प्राप्त करे, इसके बाद भी उसे वंचित कर दिया जाता है। देश के प्रति अविश्वास करे या विश्वासघात करे और विदेशी सेना में सेवा करने पर उसे नागरिकता से वंचित कर दिया जाता है। अगला है विदेशियों की विशेषताएं लिखिए। तो पहली है उन्हें राजनीतिक अधिकार प्राप्त नहीं होता है। जो विदेशी होते हैं उनको राजनीतिक अधिकार नहीं दिया जाता है। वे मौलिक अधिकारों का सीमित उपयोग कर सकते हैं। जो मौलिक अधिकार है उनका वो सीमित कम से कम उपयोग करते हैं और वे देश के नागरिक नहीं होते हैं। तो बहुत ही आसान है, समझ में अच्छे से आया होगा आपको। आपका 18वां प्रश्न है, जो सबसे आगे वही जीते प्रणाली की व्याख्या कीजिए। तो फर्स्ट पास्ट द पोस्ट प्रणाली एक चुनाव प्रणाली है जिसमें सर्वाधिक मत प्राप्त करने वाला उम्मीदवार विजयी घोषित होता है। इसके निम्नलिखित बिंदु है। पहला, इस प्रणाली में पूर्ण बहुमत प्राप्त करना आवश्यक नहीं होता है। यह जो प्रणाली इसमें पूरे बहुमत मिले ऐसा इसमें आवश्यक नहीं है। दूसरा, सबसे अधिक मत पाने वाला उम्मीदवार चुनाव जीतता है। जो इसको सबसे अधिक वोट मिलते हैं वो जीत जाता है। और भारत में लोकसभा और विधानसभा चुनाव प्रणाली इसी प्रणाली से होते हैं। जो भारत में लोकसभा और विधानसभा चुनाव होता है वो इसी प्रणाली में होते हैं। और यह सरल, कम खर्चीली और शीघ्र परिणाम देने वाली प्रणाली है। कैसी होती है? सरल होती है, कम खर्चा होता है और इसके जो परिणाम है वो जल्द ही देखने को मिल जाते हैं। तो यहाँ से कंप्लीट करें, समझ में अच्छे से आपको आया होगा। अब हम अगला प्रश्न यहाँ से पढ़ेंगे। भारत में महिलाओं की चुनावी सहभागिता का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। तो पहला है, भारत में महिलाओं की मतदान भागीदारी में निरंतर वृद्धि हुई है। जो महिलाएं मतदान में भाग लेती हैं उनकी जो वृद्धि है वो बढ़ गई है। दूसरा, पंचायती राज संस्था में महिलाओं को आरक्षण प्रदान किया जाता है। तीसरा, महिलाएं अब मतदान और उम्मीदवार दोनों रूपों में सक्रिय हैं। इससे लोकतंत्र अधिक समावेशी बना है। तो अच्छे से आपको समझ में आया होगा। एक दो बार आप अच्छे से पढ़ेंगे तो कंप्लीट आप कर सकते हैं। अच्छे से समझ कर आप याद रखें। और अगला है आपका, नेल्सन मंडेला की आत्मकथा का नाम और उनकी विषय वस्तु लिखिए। तो पहला है, नेल्सन मंडेला की आत्मकथा का नाम लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम है। क्या है? लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम है। दूसरा है, इसमें रंगभेद के विरुद्ध उनके संघर्ष का वर्णन है। इसमें रंगभेद के विरुद्ध क्या है? संघर्ष का वर्णन है। यह स्वतंत्रता, समानता और मानव गरिमा पर आधारित है। स्वतंत्रता, समानता और मानव गरिमा पर आधारित है। यह लोकतंत्र और मानव अधिकार के महत्व को दर्शाती है। तो कंप्लीट अच्छे से आप करें। अगला है, आंग सान सू की द्वारा संघर्ष पर टिप्पणी लिखिए। पहला है, आंग सान सू की ने म्यांमार में लोकतंत्र के लिए संघर्ष किया। किसके लिए? म्यांमार में लोकतंत्र के लिए इन्होंने संघर्ष किया। दूसरा, इन्होंने अहिंसा और शांतिपूर्ण आंदोलन अपनाया और लंबे नज़रबंदी काल में भी उन्होंने धैर्य बनाए रखा। लंबे समय तक नज़रबंदी काल में भी इन्होंने क्या है? धैर्य बनाए रखा। उनका संघर्ष लोकतांत्रिक मूल्यों का प्रतीक था। किसका? लोकतांत्रिक मूल्यों का प्रतीक था उनका संघर्ष। तो कंप्लीट अच्छे से करें। और यहाँ से भी अगला आपका प्रश्न है, पंचायती राज से क्या सही है? तो यहाँ पे उत्तर है, पंचायती राज ग्रामीण क्षेत्रों में स्थानीय स्वशासन की लोकतांत्रिक व्यवस्था है। इसके निम्न बिंदु है, यह जनता की प्रशासन में भागीदारी सुनिश्चित करता है। क्या करता है? जनता की प्रशासन में भागीदारी सुनिश्चित करता है। इसमें ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद शामिल है। तीसरा, यह विकेंद्रीकरण और आधारित व्यवस्था है। यह विकेंद्रीकरण पर आधारित व्यवस्था है और यह ग्रामीण विकास को बढ़ावा देता है। यह लोकतंत्र की नींव मजबूत करता है। ग्रामीण क्षेत्र में विकास को बढ़ावा देगा और लोकतंत्र की नींव को मजबूत करेगा। तो ये पंचायती राज से सही है। अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। तो यहाँ से आपका अगला है, बलवंत राय मेहता समिति के अनुसार पंचायती राज की विशेषता लिखिए।
पहला है त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की सिफारिश की गई है। कैसी? त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की सिफारिश की गई है। और ग्राम पंचायत को पंचायती राज के आधार पर इकाई माना है। किसको? ग्राम पंचायत को पंचायती राज के आधार पर इकाई माना है। पंचायत को प्रशासनिक और वित्तीय शक्तियाँ देने पर बल दिया है। पंचायत को प्रशासनिक और वित्तीय शक्ति देने पर इसमें बल दिया गया है। और यहाँ से आपका अगला है पंचायतों के सदस्यों का निर्वाचन प्रत्यक्ष चुनाव से करने का सुझाव दिया गया है। जो पंचायत राज के सदस्य हैं उनको जो निर्वाचन प्रत्यक्ष चुनाव से करवाने का सुझाव दिया गया है। और पंचायतों को ग्रामीण विकास का प्रमुख समाधान माना गया है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ेंगे। तो रोल्स ने अज्ञानता के आवरण के विचार पर उपयोग किया, स्पष्ट कीजिए। जो रोल्स है उन्होंने अज्ञानता के आवरण के विचार का उपयोग कैसे किया, स्पष्ट कीजिए। तो रोल्स ने न्यायपूर्ण समाज के लिए अज्ञानता के आवरण का सिद्धांत दिया। क्या किया? रोल्स ने न्यायपूर्ण समाज के लिए अज्ञानता के आवरण का सिद्धांत दिया। इसमें व्यक्ति और सामाजिक आर्थिक स्थान से अनभिज्ञ होता है और इसमें पक्षपात रहित निर्णय लिए जाते हैं। इसमें जो फैसले किए जाते हैं वो कैसे होते हैं? पक्षपात रहित होते हैं और इसमें समान अवसर और निष्पक्ष वितरण सुनिश्चित करता है और यह कमजोर वर्गों के हितों की रक्षा करता है। तो रोल्स ने अज्ञानतावश के आवरण के विचार पर इस तरह से उपयोग यहाँ पे किया है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ से हम पढ़ेंगे। रोल्स ने अज्ञानता के आवरण के विचारों का ये आपका यहाँ से हो गया है, आपका ये यहाँ से है। न्याय के आधारभूत तत्व कौन कौन से हैं? प्रत्येक तत्व को संक्षेप में स्पष्ट कीजिए। तो यहाँ से हम पढ़ेंगे। समानता, सभी व्यक्तियों को कानून की दृष्टि में समान माना जाना न्याय का मूल तत्व है। सभी व्यक्तियों को क्या है? कानून की नज़र से समान माना जाना चाहिए, यही न्याय का मूल तत्व है। दूसरा है निष्पक्षता, निर्णय लेते समय किसी प्रकार का पक्षपात नहीं करना चाहिए। जब हम कोई निर्णय ले उस समय हमें कोई पक्षपात नहीं करना चाहिए। अधिकारों की सुरक्षा, प्रत्येक व्यक्ति के मौलिक अधिकारों की रक्षा करनी चाहिए, साथ में न्याय का आवश्यक अंग है। क्या है? प्रत्येक व्यक्ति के मौलिक अधिकारों की रक्षा न्याय का आवश्यक अंग है। अवसर की समानता, समाज में सभी को समान अवसर उपलब्ध होने चाहिए। समाज में क्या है? सभी को एक जैसे ही अवसर देने चाहिए। और कानून का शासन, राज्य में सभी कार्य कानून के अनुसार होने चाहिए, ना कि व्यक्ति की इच्छा से। राज्य में सभी कार्य कैसे होने चाहिए? कानून के अनुसार होने चाहिए, ना कि व्यक्ति के अनुसार। यहाँ से कंप्लीट आप करें। अगला प्रश्न, राज्यपालिका की शक्ति एवं कर्तव्यों का वर्णन कीजिए। तो यहाँ से निम्न बिंदु हैं इसके। पहला, मुख्यमंत्री तथा अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करना। किसकी? मुख्यमंत्री और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करना। दूसरा है राज्य विधानसभा को आहूत करना, स्थगित करना और भंग करना। और तीसरा है राज्य विधानमंडल द्वारा पारित विधेयकों पर स्वीकृति देना। आपातकालीन परिस्थितियों में विशेष शक्तियों का प्रयोग करना और राज्य का संवैधानिक प्रमुख के रूप में कार्य करना। तो जो आपातकालीन की जो परिस्थितियाँ आएंगी उनमें शक्तियों का प्रयोग करना चाहिए और संवैधानिक रूप से प्रमुख कार्य इसमें करना चाहिए। तो अच्छे से आप एक दो बार पढ़ेंगे तो कंप्लीट इसको कर सकते हैं। अगला आपका यहाँ से प्रश्न रहेगा, नौकरशाही के प्रमुख दोषों का विस्तार से वर्णन कीजिए। तो नौकरशाही प्रशासन की वह अवस्था है जिसमें प्रशासनिक कार्य स्थायी, प्रशिक्षित और वेतन भोगी अधिकारों द्वारा किए जाते हैं। पहला है लाल फीताशाही, नियमों और प्रक्रियाओं की अधिकता के कार्य में विलंब होता है। किसके लिए? देखिए लाल फीताशाही है, यह नियमों और प्रक्रियाओं की अधिकता से कार्य में विलंब हो जाता है। निर्णय में विलंब, अधिकारी निर्णय लेने में अत्यधिक समय लेते हैं। और उत्तरदायित्व की कमी, अधिकारियों में जनता के प्रति उत्तरदायित्व का अभाव रहता है। तीसरा है जन समस्याओं की उपेक्षा, नौकरशाही कई बार जनहित की अनदेखी करते हैं। जो नौकरशाही है वो जनहित को क्या कर देते हैं? अनदेखा कर देते हैं।
और परिवर्तन विरोधी प्रवृत्ति, नई नीतियों और सुधारों का विरोध किया जाता है। किसका? नई नीतियाँ और सुधारों का विरोध इसमें किया जाता है। तो समझ में अच्छे से आया होगा आपको। यहाँ से आप इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे इनका स्क्रीनशॉट लें और अच्छे से आप कंप्लीट करें। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। तो आपका यहाँ से 23वां प्रश्न रहेगा, समानता के प्रकारों का वर्णन कीजिए। तो कानूनी समानता, कानून की दृष्टि में सभी नागरिक समान होते हैं और सभी पर समान कानून लागू होता है। कानून की नज़र में क्या है? सभी नागरिक एक जैसे होते हैं और उन पर कानून भी लागू एक जैसा ही किया जाता है। दूसरा है राजनीतिक समानता, सभी नागरिकों को मतदान करने और चुनाव लड़ने का अधिकार प्राप्त होता है। सभी नागरिकों को मतदान देने और चुनाव लड़ने का अधिकार दिया जाता है। तीसरा है सामाजिक समानता, समाज में जाति, धर्म, लिंग आदि के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए। सामाजिक समानता में जो जाति होती है, धर्म होता है, अलग अलग जो लिंग है उनमें भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए। आर्थिक समानता, समाज में आय और संपत्ति की अत्यधिक समानता को कम करना और आर्थिक समानता का उद्देश्य है। क्या है? समाज में आय और संपत्ति की जो अत्यधिक असमानता है उसको कम करना है। और जो आर्थिक समानता है, आर्थिक समानता का उद्देश्य इसमें होता है। और अवसर की समानता, सभी व्यक्तियों को शिक्षा, रोजगार और उन्नति के अवसर मिलने चाहिए। सभी व्यक्ति को क्या है? शिक्षा और रोजगार के उन्नत अवसर मिलने चाहिए। तो कंप्लीट अच्छे से करें, ये यहाँ से भी कंप्लीट आप करें। चलिए हमारा अंतिम यहाँ पे अथवा है, स्वतंत्रता और समानता एक दूसरे के पूरक है, स्पष्ट कीजिए। समानता के बिना स्वतंत्र निरर्थक हो जाती है। जो समानता है उसके बिना स्वतंत्रता क्या है? निरर्थक हो जाती है। स्वतंत्रता के बिना समानता का कोई महत्व नहीं रहता है। और दोनों लोकतंत्र व्यवस्था के मूल आधार हैं। दोनों क्या है? लोकतंत्र व्यवस्था के मूल अधिकार है स्वतंत्रता और समानता। और ये एक के बिना दूसरा अधूरा रहता है और दोनों मिलकर न्यायपूर्ण समाज की स्थापना करते हैं। तो स्वतंत्रता और समानता एक दूसरे के पूरक हैं। किस तरह से? कि समानता के बिना स्वतंत्रता निरर्थक होती है, स्वतंत्रता के बिना समानता का कोई महत्व नहीं है। दोनों लोकतंत्र व्यवस्था के मूल अधिकार है और एक दूसरे के बिना दोनों अधूरे हैं और दोनों मिलकर न्यायपूर्ण समाज की स्थापना करते हैं। तो आपको अच्छे से समझ में आया होगा। यहाँ से सभी प्रश्नों का स्क्रीनशॉट भी आपने लिया होगा। तो मैंने आपको राजनीति विज्ञान के पूरे 6 सेट कंप्लीट करवा दिए हैं। यदि आपने पूरे सेट नहीं देखे हैं तो यूट्यूब पर आप जाइए, चैनल पर आपको पूरे वीडियो मिल जाएंगे। प्लेलिस्ट में आपके लिए पूरे वीडियो वहाँ पे ऐड कर दिए हैं, तो प्लेलिस्ट चेक करें और राजनीति शास्त्र की तैयारी आप अच्छे से करें।